नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से कौन सी फील्ड है जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं, या फिर इसके पीछे ऐसे कौन से एल्गोरिदम होता है जिसकी मदद से ये काम करता है। ठीक है, अगर आप एआई की फील्ड में नए हैं और आप एआई को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज ज्ञान हो सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एआई क्या होता है। तो एआई क्या होता है, जैसे कि ये एक पार्ट होता है कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, जिसका मेन कारण होता है कुछ ऐसे मशीन या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना जो इंसानों के काम को आसान बना सके। यानी कि अगर कोई मशीन ऐसा कोई काम करता है जिसमें इंसानी सूझबूझ और इंसानी दिमाग की आवश्यकता हो, तो उसे हम एआई की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, लैंग्वेज का ट्रांसलेशन, ठीक, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, यानी कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं होती है उनको समझना। ठीक है, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, ये कौन सी भाषा में बोल रहा है। ठीक है, अगर आप एआई को किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आस्क करेंगे, वो उसी लैंग्वेज में आपको रिप्लाई देगा। ऐसा नहीं है कि अगर उससे इंग्लिश में डिजाइन किया है तो वो इंग्लिश में ही रिप्लाई देगा। अगर आप उसे हिंदी में क्वेश्चन पूछेंगे तो हिंदी में भी उसका आंसर मिलेगा, मराठी में क्वेश्चन पूछेंगे तो मराठी में आंसर मिलेगा, और अफ्रीकन में पूछेंगे अफ्रीकन में उसका आंसर मिलेगा। यानी कि आप दुनिया के जिस लैंग्वेज में आप उससे क्वेश्चन आस्क करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा, पिक्चर को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आप एआई के सामने कोई भी पिक्चर लाकर रख दीजिए, एआई आपको उस पिक्चर का पूरा डिटेल बता देगा। ठीक है। तीसरा, जैसे कि मेकिंग डिसीजन, यानी कि ये देखो, अगर इंसान को कोई डिसीजन लेना होगा तो क्या करता है, कई सारे डेटा का एनालिसिस करता है। ठीक है, उनसे 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 सबकी राय लेता है, फिर उसके हिसाब से एक डिसीजन तैयार करता है। तो ठीक वैसे ही एआई भी करता है। एआई से आप किसी चीज़ के बारे में सुझाव पूछेंगे तो वो भी क्या करता है, पहले वो अपने डेटा का एनालिसिस करता है, उसके हिसाब से क्या सही होगा वो आपको वो बताता है। ठीक है। तीसरा क्या है, कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से समझता है और उससे सीखता है। तो ये क्या कहता है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। यूजर उससे जितने तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं या जितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो उतने ही अपने आप को तैयार करता रहता है अंदर ही अंदर, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आपको एक बेटर रिप्लाई दे सके। हाँ, तो आई होप आपको एआई का मतलब समझ में आया। तो चलिए इसके अगले स्लाइड में और जाते हैं कि एआई कितने तरीके के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एआई कितने तरीके के होते हैं। पहला एआई जो है नैरो एआई, और दूसरा है जनरल एआई। नैरो एआई को वीक एआई भी कहते हैं। ये कुछ ऐसे टास्क के लिए बनाया गया है जो इंसानों की डेली एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, जैसे कि फेस को आइडेंटिफाई करना, लैंग्वेज ट्रांसलेट करना, चेस खेलना। तो क्या है, ये सारे नैरो एआई के एग्जांपल होते हैं। जैसे कि आप एक मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं, उसमें एक ऑप्शन मिलता है प्ले विथ कंप्यूटर या प्ले विथ बॉट या प्ले विथ रोबोट। ठीक है, तो वो क्या है, वो सारे एग्जांपल हैं वीक एआई या नैरो एआई। अगर आपने ये ऑप्शन नहीं देखा है तो आप अभी जाके इस ऑप्शन को देखिए। ठीक है, चाहे आप कोई लूडो गेम खेलना है या फिर चेस का कोई गेम खेलना है, ठीक है, उसमें ये ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, प्ले विद बॉट, प्ले विद रोबोट। ठीक है, तो ये सारे जो टास्क होते हैं वो नैरो एआई में ही आते हैं। ठीक है। जनरल एआई, देखो जनरल एआई क्या होता है, ये कुछ ऐसे बड़े टास्क के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें इंसानी सूझबूझ की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए कोई इंजीनियर है जो ब्रिज बना रहा है या फ्लाईओवर बना रहा है, ठीक है, अगर उसमें एक छोटी सी वो मिस्टेक कर देगा तो वहाँ पे एक बड़ा हादसा होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसमें हमें काफी दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि वो जो फ्लाईओवर है
ठीक है, टिका रहे और उस पे कोई हादसा ना होने पाए। ठीक है, तो अगर ऐसे टास्क को डिजाइन करने के लिए अगर एआई बनाया जाए तो उसे हम जनरल एआई के अंदर रखते हैं। लेकिन यदि इस टाइप का जो एआई है जो इतने बड़े काम के लिए डेवलप किया जा रहा है वो अभी थ्योरेटिकल है, अभी इसका हमने प्रैक्टिकली अचीव नहीं किया है। ठीक है, तो अभी ये थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली अभी ये पॉसिबल हुआ नहीं है, इस पर काम चल रहा है। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में जो ये बड़े बड़े फ्लाईओवर बनते हैं और तो ये एआई के माध्यम से ही बनाए जाए। ठीक है, अब आते हैं, अब तो ये अभी तक आपने समझा कि एआई क्या क्या कर सकता है, कितने तरीके के एआई होते हैं। अब आते हैं कि ये जो एआई है कि इसे ट्रेनिंग मिलता कैसे, ये चीज़ों को समझता कैसे है। ठीक है, तो उसी को हम मशीन लर्निंग में समझने जा रहे हैं कि एआई को कैसे ट्रेन किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन आगे समझ लेते हैं। सबसेट ऑफ एआई दैट इनेबल मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा, यानी कि अगर आप एक मशीन को, ठीक है, समझाना हो, उसे सिखाना हो तो उसे आपको कई सारे डेटा प्रोवाइड करने होंगे, कई सारे कैटेगरी वाइज डेटा प्रोवाइड करने होंगे, तब वो एक बेहतर एआई बन पाएगा। ठीक है, आप उसे जितना डेटा प्रोवाइड करेंगे और उसे आप जितना कैटेगरी वाइज डेटा देंगे वो उतना ही सटीक और उतना ही परफेक्ट बनता जाएगा अपने फील्ड में। ठीक है, तो वहाँ पे उससे गलती करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। यानी कि अगर आप मैथ सब्जेक्ट की पढ़ाई करें, ठीक है, अगर आप किसी प्रॉब्लम को आप जितना सॉल्व करेंगे, ठीक है, उस प्रॉब्लम को जितना आप सॉल्व करेंगे आप उसमें ही उतना परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा कि कौन से प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा या कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले का आपको बार बार निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके आप मैथ के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी तरह मशीन भी होता है, मशीन को आप जितना समझाओगे और जितना अलग अलग तरीकों से समझाओगे वो उतना ही समझता जाएगा, उतना ही समझदार होता जाएगा और उसकी गलती करने के चांसेस उतने ही कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं मशीन लर्निंग। अब आते हैं मशीन लर्निंग, एक डीप लर्निंग होता है। ठीक है, डीप लर्निंग क्या होता है, जैसे कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, सपोज आप कोई गाड़ी चलाए, ठीक है, अचानक से आपके सामने कोई गड्ढा आ गया, तो आप क्या करोगे, आप उस गड्ढे में तो गिरने तो जाओगे नहीं ना, जाहिर सी बात आप यू टर्न लोगे, आप कोई एक सेफ रास्ता खोजोगे, आप उस सेफ रास्ते पे जाओगे। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चला, आपकी आंखों ने उस गड्ढों को देखा, ठीक है, ठीक है, यानी कि आपकी आंखों ने उस गड्ढों को देखा, आपकी आंखों ने मैसेज पास किया किसको, ब्रेन को, और ब्रेन ने डिसाइड किया कि नहीं वहाँ हमें नहीं जाना है, वहाँ गड्ढा है, हमें वहाँ आगे जाने से खतरा हो सकता है, हमें यू टर्न लेके दूसरे रास्ते से हमें जाना है। तो आँख से जो मैसेज को आँख से ब्रेन तक पहुँचना था, तो उस मैसेज को पहुँचाने का काम कौन करता है, न्यूरॉन्स। हमारे शरीर में ऐसे बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे मैसेज को, जो हमारे सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह मशीन में भी कुछ इस तरीके के न्यूरॉन्स डिजाइन किए जाते हैं जो चीज़ों को या फिर डेटा को एनालाइज करके, ठीक है, सिग्नल पहुंचा पाए मशीन तक कि यूजर को क्या रिजल्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसी को कहते हैं डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में हम एक दो डेटा नहीं प्रोवाइड करते हैं मशीन को, हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि देखिए अगर एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं मशीन से कि व्हाट इज एप्पल, ठीक है, ठीक है, व्हाट इज एप्पल, ठीक है, ये तरीका क्वेश्चन पूछने का। अगर मैं उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछूं कि ये फल किस चीज का है, ठीक है, ठीक है, व्हाट इज एप्पल, और ये फल किस चीज का है, यानी कि एप्पल क्या है और ये फल किस चीज का है, यानी कि इस फल का नाम क्या है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, यानी कि अगर 10 लोग हैं तो 10 के दिमाग में एक सब्जेक्ट को लेकर अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो मशीन को इस तरीके से डिजाइन करने के लिए
ताकि वो सभी क्वेश्चन का एक सटीक आंसर दे सके। तो उसके लिए हम उसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर उस डेटा यानी कि उस डेटा का उस डेटा को मशीन तक पहुंचाना, ठीक है, न्यूरॉन्स का काम होता है, जो कि आपस में एक दूसरे से नोट्स के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन को मशीन तक यानी एआई तक पहुंचने के लिए बीच में जो रास्ता होता है वो कौन काम करता है? न्यूरॉन्स, जिसे नोट्स कहते हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टेड नोट्स, यानी कि एक रास्ता होता है। ठीक है, उस रास्ते पे चलकर ही जो डेटा है वो मशीन तक पहुंचता है। फिर वो अपने डेटाबेस में उस क्वेश्चन को एनालाइज करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो हमें क्या करता है? रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया डीप लर्निंग। ठीक है, मशीन कैसे सीखता है। अब आते हैं, देखते हैं कि डीप लर्निंग कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है न्यूरल नेटवर्क, जो कि अभी मैंने बताया था। न्यूरल नेटवर्क होता क्या है? जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो कई सारे नो लेयर्स के बने होते हैं। ठीक है, each node is like a tiny decision maker that process a piece of information passing to the next layer। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको जो डेटा को मशीन तक पहुंचाने का जो काम करता है वो न्यूरल नेटवर्क होता है। ठीक है, उस न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे डिसीजन होते हैं। ठीक है, वो किसकी मदद से मशीन के पास पहुंचता है? वो न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, अब आते हैं लेयर्स क्या होते हैं। जैसे कि लेयर्स का होता है डीप लर्निंग रिफर्स टू हैविंग मैनी लेयर्स ऑफ दिस नोड, मोर लेयर्स अलाउ द नेटवर्क टू लर्न मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न द डाटा, द लेयर्स आर टिपिकली कैटेगराइज्ड। हाँ देखिए, जो लेयर्स होते हैं ना, वो लेयर्स कई तरीके के होते हैं। जैसे कि जो डेटा होता है, हम डेटा को लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कि जैसे आप यूट्यूब पे अगर आपने कोई वीडियो बनाया होगा तो देखा होगा उसमें कई सारे कैटेगरीज होते हैं कि आप किस कैटेगरी में वीडियो बना रहे हैं। एजुकेशन की कैटेगरी में वीडियो बना रहे हैं, या इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में वीडियो बना रहे हैं, या कॉमेडी की कैटेगरी में वीडियो बना रहे हैं, या फिर डांस की कैटेगरी में वीडियो बनाते हैं। तो उसी तरह हम जो डेटा होता है ना, उसको हम लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं कि जो डेटा है वो किस कैटेगरी में आता है। इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आता है, एजुकेशन की कैटेगरी में आता है, या फिर कॉमेडी की कैटेगरी में आता है, या डांसिंग की कैटेगरी में। ठीक है, तो जो कैटेगरी होती है ना, जो डेटा की जो कैटेगरी हम बनाते हैं ना, तो उसी को हम लेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये लेयर्स भी कई तरीके के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से लेयर होते हैं। पहला होता है इनपुट लेयर। ठीक है, टेक्स्ट इन रॉ डेटा, एग्जाम्पल इमेज और टेक्स्ट। इनपुट लेयर में क्या होता है? ये जो मशीन होता है और डेटा को एज ए टेक्स्ट या इमेज के फॉर्म में कैरी करता है अपने पास। ठीक है, इसमें हम जो मशीन को जो डेटा प्रोवाइड करते हैं, ये या तो हम इमेज के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं या तो टेक्स्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। हिडन लेयर्स क्या होता है? जैसे कि अब देखिए, हमें तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, मराठी ये सब समझ में आता है, लेकिन जो मशीन होता है, मशीन का अपना एक लैंग्वेज होता है, तो वो मशीन लैंग्वेज में ही समझता है। अगर हम उसे इंग्लिश में कोई भी चीज़ पूछते हैं ना, तो आप उस लैंग्वेज अपने आप को समझाने के लिए क्या करेगा, उसे वो अपने लैंग्वेज में कर। जैसे कि हमको पता है कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 1 का लैंग्वेज वो समझता है। अगर हम उसे इंग्लिश में लिखेंगे तो पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसका जब रिजल्ट हो जाएगा तो वापस से वो हमारे आम लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जो लैंग्वेज हमें समझ में आ पाए। ठीक है, तो उसी तरह ये हिडन लेयर्स में भी काम होता है। ठीक है, अगर आप एआई से कोई भी चीज़ पूछते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो क्या करेगा? पहले उस लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जब अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डेटा का एनालाइज कर लेगा, समझ जाएगा, तो फिर उसे उसका रिजल्ट जनरेट करने के बाद वो रिजल्ट हमें समझ में आ पाए, तो वो उस लैंग्वेज में यानी कि ह्यूमन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम हिडन लेयर्स करता है। अब आते हैं आउटपुट लेयर, प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट और क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक बार वो लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, जब रिजल्ट की बारी आती है तब उसको हमारे ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तीसरा होता है ट्रेनिंग। उसे हम ट्रेनिंग कैसे देते हैं? जैसे कि डीप लर्निंग में क्या होता है
अगर हमको जैसे मशीन है, मशीन के सामने अगर हम एप्पल रख रहे हैं, ठीक है, तो हमें मशीन को बताना पड़ेगा कि जो सामने जो चीज़ रखी हुई है वो एप्पल है। अगर इनकेस फ्यूचर में कभी कोई ऐसा चीज़ दिखाई दे जो एप्पल से रिलेटेड हो, वो आपको रिप्लाई करना है एप्पल का, ठीक है। ये चीज़ उसके डेटाबेस में एंट्री हो। इनकेस जब भी हम कोई एप्पल जैसा कोई भी चीज़ देंगे ना, तो वो कहेगा ये एप्पल है, ठीक है? अगर हम उसके सामने मैंगो रखेंगे तो मैंगो को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने उसको ये नहीं ट्रेन किया कि इस टाइप को, जो इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उसे हम मैंगो कहते हैं, ठीक है। तो हमें जितने भी फ्रूट्स होते हैं उन सभी फ्रूट्स का वन बाय वन उसे ट्रेन करना पड़ता है, उस फ्रूट्स के बारे में बताना पड़ता है कि ये मैंगो है तो इसे मैंगो बताना, ये एप्पल है तो इसे एप्पल बताना, ये बनाना है तो बनाना बताना, ठीक है। उस चीज़ों को देख के समझता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग। तो डीप लर्निंग का एप्लीकेशन, डीप लर्निंग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते, डीप लर्निंग इज यूज इन वेरियस एप्लीकेशन। कहाँ कहाँ पे हम डीप लर्निंग का यूज कर सकते हैं, जैसे इमेज रिकॉग्नाइजेशन। जैसे अभी मैं आगे बताऊंगा कि एआई कैसे फोटो को आइडेंटिफाई करके उसकी डिटेल्स पूरी बताता है, ठीक है। तो इसमें लिखा ना आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स इन फोटो। दूसरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग, यानी कि पहले वो क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में समझता है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट जनरेट करता है, फिर उसको ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तीसरा है स्पीच रिकॉग्निशन, कन्वर्टिंग स्पोकन वर्ड्स इनटू टेक्स्ट। आपने देखा होगा कि हम गूगल में जो भी चीज़ें बोलते हैं वो हमारे स्क्रीन पर लिख कर आती है, तो कैसे पॉसिबल होता है? डीप लर्निंग के माध्यम से। चौथा आता है ऑटोनोमस व्हीकल, हेल्पिंग कार्स टू नेविगेट एंड मेक डिसीजन। जैसे मैंने टेस्ला कार का एग्जांपल दिया था कि उसमें जो ड्राइविंग लेस कार होती है, वो उसके पीछे जो काम जो उसके पीछे जो फीचर काम करता है वो एआई, और वो किसका एग्जांपल होता है? डीप लर्निंग का, ठीक है। Learning has become very powerful because it can handle large amount of data and complex pattern, making it the backbone of many advanced AI system। ये एक साथ कई सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकता है और कॉम्प्लेक्स पैटर्न को समझ सकता है, उसके हिसाब से एक बेटर रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर सकता है, मेकिंग इट द बैकबोन ऑफ मेनली एडवांस एआई सिस्टम ऑफ टुडे। यानी आज के डेट में जो भी एआई सिस्टम हम अपने सामने देखते हैं उसके पीछे डीप लर्निंग ही रिस्पॉन्सिबल होता है। डीप लर्निंग के माध्यम से हम बहुत से कॉम्प्लेक्स काम भी कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है वो ड्राइविंग लेस कार। सोचिए आप मिलने के लिए बिना ड्राइवर के कार रोडों पे आपको दौड़ते हुए दिखाई दे रही है, उसके पीछे डीप लर्निंग ही रिस्पॉन्सिबल है। सोचिए अगर जिस दिन डीप लर्निंग का बड़े पैमाने यूज होने लगेगा, हो सकता है कि लाखों लोगों की नौकरियां भी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, रोजगार भी मिलेंगे, लेकिन उन्हें इस फील्ड में मेहनत करना पड़ेगा, डीप लर्निंग के फील्ड में, ताकि वो इसमें अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी डीप लर्निंग।